हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्नेहा। वेलकम टू ई आचार्य प्लेटफॉर्म। हम क्लास 10th का चैप्टर 14 पढ़ रहे थे, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। उसमें हमने वैकल्पिक सोर्सेज ऑफ एनर्जी शुरू किया है, यानी वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत। उसमें हम कुछ टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। जैसे पहला टॉपिक हमने पढ़ा था सौर ऊर्जा। उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट क्लास में पढ़ा था वो ऊर्जा जो हमें समुद्रों से मिलती है। उसमें हमने दो चीज़ें पढ़ ली थी, ज्वारीय ऊर्जा और तरंग ऊर्जा। ये दो ऊर्जा हमने पढ़ ली जो हमें समुद्रों से मिलती हैं। अब इस क्लास में हम तीसरी ऊर्जा पढ़ेंगे जो हमें समुद्र से मिलती है, और उसका नाम है महासागरीय तापीय ऊर्जा। ठीक है, ये तीन ऊर्जा जो है हमें समुद्र से मिलती है। अब समुद्र से मिलने का क्या मतलब है कि ये तीन ऊर्जा हमें समुद्र के किसी ना किसी एक्शन की वजह से मिलती है। जैसे ज्वारीय ऊर्जा थी, वो समुद्र के ज्वार की वजह से मिल रही थी। तरंग ऊर्जा है, वो जो समुद्र में वेव्स आती हैं उस वेव्स की वजह से मिल रही थी। तरंग ऊर्जा हमें समुद्र में जो वेव्स आती हैं उन वेव्स की वजह से मिल रही थी। अब उसी तरह इस क्लास में हमें देखना है कि हमें महासागरीय तापीय ऊर्जा कहाँ से मिलती है। तो सबसे पहले तो इसे समझ लो कि महासागरीय तापीय ऊर्जा जो है उसे हम इंग्लिश में कहते हैं ओशियनिक थर्मल एनर्जी। ठीक है, महासागरीय तापीय ऊर्जा का क्या मतलब है? ओशियनिक थर्मल एनर्जी। अब ओशियनिक थर्मल एनर्जी क्या है वही हमें देखना है। देखो, ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है। जैसे ज्वारीय ऊर्जा और तरंग ऊर्जा ये पढ़कर ही हमें लग रहा था कि बच्चों वाली चीज़ है। मतलब इसमें क्या बताया जा रहा है, मतलब आप लोग को पता है टाइडल और वेव एनर्जी होती क्या है, बचपन में ही सीख चुके हैं। और एक चीज़ सबको पता है कि टरबाइन घूमेगा इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी। मतलब वो पढ़ के हमें बच्चों जैसा लग रहा था कि इसमें क्या सिखा रहे हैं, पर ये चीज़ एग्जाम के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओशियनिक थर्मल एनर्जी, अगर समुद्रों से ऊर्जा वाला कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें यही चीज़ पूछी जाएगी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये थोड़ा अलग है, इसका स्टैंडर्ड थोड़ा ज़्यादा है, मतलब ये समझने में थोड़ा सा टफ लगेगा। अब देखो, महासागरीय तापीय ऊर्जा क्या होती है, इंग्लिश मैंने बता दिया, ओशियनिक थर्मल एनर्जी। देखो ये कैसे काम करती है। तो समुद्र के सतह के पानी और गहरे पानी के टेम्परेचर में अंतर होता है, इसी चीज पर ये एनर्जी काम करती है। ठीक है, समुद्र के ऊपर के पानी और जो नीचे गहरा पानी होता है उस पानी के टेम्परेचर में अंतर होता है। और ऊपर का पानी, समुद्र के ऊपर का पानी से क्या मतलब है, जो समुद्र के सतह का पानी होता है, समुद्र के ऊपर यानी जहाँ पे सबसे ऊपर पानी फ्लो हो रहा है वो उसके सतह का पानी है। और नीचे के पानी से क्या मतलब है, समुद्र का जो सबसे गहराई वाला पानी है, यानी जहाँ तक भी समुद्र की गहराई है, 200 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर, जो भी कुछ समुद्र की गहराई है, उस पूरी गहराई में जो सबसे नीचे वाला पानी है ना, वो होता है नीचे पानी। और समुद्र की सतह के पानी से क्या मतलब है, ऊपर का पानी। ओशियनिक थर्मल एनर्जी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये अलग है और हम लोगों ने इसको पहले कभी नहीं पढ़ा है। ये हमारे लिए नया फॉर्म है एनर्जी का। इसमें क्या होता है कि जो समुद्र के सतह का पानी होता है, जो समुद्र का सबसे ऊपर वाला पानी होता है उस पानी में, और जो समुद्र का सबसे नीचे वाला पानी होता है, जो समुद्र का सबसे गहरा पानी होता है, ऊपर और नीचे से क्या मतलब है, मान लो यहाँ से आपका जो सी है वो फ्लो हो रहा है, ओशन जो है वो ऐसे फ्लो हो रहा है, और मान लो ऐसे 200 मीटर गहरा है। ठीक, मान लेते हैं 200 मीटर गहरा है। अब क्या कि ये जो नीचे है, जहां पर भी समुद्र खत्म हो रहा है उससे हमारा मतलब है गहरा पानी। और सतह के पानी से क्या मतलब है, सबसे ऊपर, समुद्र के सबसे ऊपर जो पानी है वो है सतह का पानी यानी सरफेस का पानी। और गहरे पानी से क्या मतलब है, वो पानी जो समुद्र में सबसे नीचे है, वो पानी जो समुद्र में सबसे नीचे है वो हमारे लिए गहरा पानी हो जाएगा। और वो पानी जो समुद्र की सतह पर है वो ऊपर वाला पानी है। इन्हीं दोनों के टेम्परेचर में अंतर होता है। टेम्परेचर से क्या मतलब है, तापमान। इन दोनों के तापमान में अंतर होता है और इसी तापमान के अंतर की वजह से
एक एनर्जी जनरेट होती है जिसे हम ओशियनिक थर्मल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये होता क्या है, महासागरीय तापीय ऊर्जा में क्या होता है कि मैंने ये तो बता दिया कि समुद्र का जो सतह का पानी होता है और जो गहरा पानी होता है उसके तापमान में अंतर होता है। अब तापमान में अंतर क्यों होता है, तो ये देखो, मान लो ये है समुद्र के सतह का पानी और ये है सबसे नीचे वाला पानी। ठीक है, ये है समुद्र के सतह का पानी और ये है सबसे नीचे वाला पानी। अब क्या होगा कि जो भी कुछ जो सन से जो रेस पड़ रही हैं, ये है समुद्र का सरफेस। ठीक है, ये है समुद्र का सरफेस। अब सन से जो रेस पड़ेंगी वो ऊपर ही पड़ेगी ना, पानी के नीचे कितना नीचे जाएगी रे, सन के ऊपर ही रहेगी। सी का जो ऊपर की सतह है उसी सतह पर पड़ेगी ना। ये जो सबसे नीचे है इस नीचे वाले पर तो पड़ेगी नहीं, सबसे नीचे छोड़ दो या फिर जो इसके भी नीचे है, जो इतना नीचे भी है उस नीचे वाले पर तो सन की रेज नहीं पड़ेंगी ना, या पड़ेगी भी तो इसके जितना नहीं पड़ेगी। यानी मतलब क्या है कि समुद्र का जो सबसे ऊपर वाला सरफेस होता है, इस ऊपर वाले सरफेस का टेम्परेचर अलग होता है और उससे नीचे जो हल्का पानी होता है, समुद्र की सतह पर जो पानी है उसका टेम्परेचर अलग है, और समुद्र के नीचे उससे थोड़ा सा नीचे जो पानी है उसका टेम्परेचर अलग है। दोनों का तापमान अलग है। अब दोनों का तापमान क्यों अलग है, तो वो इसलिए है क्योंकि ऊपर सन की रेस पड़ रही है ना, सन की रेस सिर्फ ऊपर पड़ रही है तो ये ऊपर वाला पानी गर्म हो गया। पानी गर्म हो गया मतलब क्या, ऊपर वाले पानी का टेम्परेचर बढ़ गया, और ये जो नीचे है, नीचे वाले पर तो रेस पड़ नहीं रही है, सन की रेस नहीं पड़ रही है, या पड़ भी रही है तो कम पड़ रही है, ऊपर वाले के कंपैरिजन में कम पड़ रही है। तो इसका टेम्परेचर जो है ज़्यादा है और इसका टेम्परेचर कम है। यानी ओशियनिक थर्मल एनर्जी में क्या होता है कि समुद्र के सतह के पानी और गहरे पानी के बीच में टेम्परेचर का अंतर होता है। समुद्र के सतह के पानी और गहरे पानी से क्या मतलब है, सतह से नीचे 2 किलोमीटर तक, सतह से नीचे 2 किलोमीटर तक टेम्परेचर का अंतर जो है वो 293 के और 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पर पूरा महासागरीय तापीय ऊर्जा जो है वो काम करती है कि ऊपर के पानी का टेम्परेचर अलग है, नीचे जब जाएंगे तो 2 किलोमीटर तक के पानी का टेम्परेचर अलग है, और ये टेम्परेचर कितना ज़्यादा होता है, ऊपर वाला पानी कितना ज़्यादा गर्म होता है, तो 293 के से 20 डिग्री सेल्सियस तक का पानी वो गर्म होता है। अब इसी अंतर पर जो है ये महासागरीय तापीय ऊर्जा काम करती है। देखो कैसे, ये मैंने आपको पूरा बता दिया है कि महासागरीय तापीय ऊर्जा कहाँ से निकलती है। बस इतना ध्यान रखो, समुद्र के सतह के पानी और उसके नीचे 2 किलोमीटर की गहराई में जो पानी होगा उनके तापमान में अंतर होता है। क्यों अंतर होता है, क्योंकि सन की रेज ऊपर पड़ रही है, नीचे नहीं पड़ रही है, तो उनके तापमान में अंतर होता है, और इसी तापमान के अंतर के कारण जो एनर्जी जनरेट होगी वो हमारी ओशियनिक थर्मल एनर्जी होती है। देखो इसमें क्या लिखा है, समुद्रों अथवा महासागरों के पृष्ठ का जल सूर्य द्वारा तप्त हो जाता है, जबकि इनकी गहराई वाले भाग का जल अपेक्षाकृत ठंडा रहता है। वही चीज कह रहे हैं, ऊपर वाला जो पानी है वो क्योंकि उस पर सन की लाइट पड़ रही है, उस पर सूरज की रोशनी पड़ रही है डायरेक्टली, तो वो गर्म हो जाता है, और जो नीचे वाला पानी है वो कंपैरेटिवली ठंडा रहता है। नीचे भी रेस जा रही हैं पर ऊपर के जितना नहीं जा रही हैं, तो नीचे का पानी कंपैरेटिवली ठंडा रहता है। अब ताप में इस अंतर का उपयोग सागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण विद्युत संयंत्र में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। कह रहे हैं कि ये जो दोनों पानी के टेम्परेचर में अंतर होता है इसका OTEC विद्युत संयंत्र में इस्तेमाल किया जाता है। OTEC इलेक्ट्रिक डिवाइस है एक, उसमें इस ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है। OTEC क्या है, ओशियन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन प्लांट, ये लर्न करना पड़ेगा, पूछा जा सकता है। OTEC मतलब ओशियन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन प्लांट, ये रखना पड़ेगा। फिर OTEC विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचलित होते हैं जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर हो। कह रहे हैं कि OTEC
तभी काम कर सकता है अगर ऊपर की जो पानी की सतह है, समुद्र के ऊपर की पानी की जो सतह है और उसके नीचे 2 किलोमीटर की गहराई में जो पानी की सतह है, उन दोनों के बीच में टेम्परेचर का अंतर तो होगा, हमें पता है, पर उस टेम्परेचर का अंतर अगर 20 डिग्री सेल्सियस होगा तभी ओटीईसी काम करेगा, या तो 20 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा। पृष्ठ के तप्त जल का उपयोग अमोनिया जैसे वाष्पशील द्रवों को उबालने में किया जाता है। पृष्ठ के तप्त जल का उपयोग मतलब क्या है? समुद्र के जो सरफेस है, जो समुद्र के ऊपर का पानी है, वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, उसका उपयोग अमोनिया जैसे वाष्पशील द्रव, इवेपोरेबल जो लिक्विड होते हैं, उनको उबालने में किया जाता है। इस प्रकार बनी द्रवों को वाष्प फिर जनित्र के टरबाइन को घुमाती है। अब इससे क्या होता है? इसके बाद इन द्रवों को उबालने से जो स्टीम होती है, वो स्टीम टरबाइन को घुमाती है। देखो यहाँ पर भी हमारा टरबाइन घूम गया, बस यही करना था, टरबाइन को ही घुमाना है, उसी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, यही काम करना था। यहाँ पर भी लिखा है कि अमोनिया को उबालेंगे और उसको उबालने से जो स्टीम जनरेट होगी, उस स्टीम से टरबाइन घूमेगा। अब याद करो तो स्टीम से हमने एक जगह और टरबाइन घुमाया था, थर्मल पावर प्लांट, जो हमारा तापीय विद्युत संयंत्र था, उसमें भी हमने स्टीम से ही टरबाइन को घुमाया था। अब इसके बाद लिखा है, महासागर की गहराइयों से ठंडे जल को पंपों से खींचकर वाष्प को ठंडा करके फिर से द्रव में संघनित किया जाता है। मतलब ठंडे जल को फिर से लिक्विड में मिक्स करके फिर से गर्म करेंगे, फिर से स्टीम होगी और फिर से टरबाइन घूमेगा और विद्युत उत्पन्न होगी। ठीक है। महासागरों की ऊर्जा की क्षमता ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा तथा महासागरीय तापीय ऊर्जा अति विशाल है, परंतु इसका दक्षता पूर्ण व्यावहारिक दोहन में कठिनाइयां हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो तीन हमने ओशियानिक एनर्जीज पढ़ी, टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी और ओशियानिक थर्मल एनर्जी, जो तीन एनर्जीज हमने यहाँ पर पढ़ी, वो तीनों एनर्जीज वैसे बहुत विशाल हैं, मतलब उनका स्कोप बहुत ज़्यादा है, उनको इस्तेमाल करने का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, उनसे हमें बहुत ज़्यादा फायदा मिल सकता है, पर उसका दक्षतापूर्वक व्यापारिक दोहन में कठिनाइयाँ हैं, यानी उसका टेक्नोलॉजिकल हार्नेस करने में प्रॉब्लम है। उसका हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है कि ओशियानिक एनर्जी को किस तरह से हम हार्नेस करें। ठीक है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये तीनों एनर्जीज का स्कोप बहुत ज़्यादा है, यानी इन तीनों का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, इनका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है हमें सेटिस्फाई करने के लिए, पर क्योंकि हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है इन तीनों को हार्नेस करने की, इसलिए हमारे यहाँ इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है। अब यहाँ पर हमने तीनों तरह की जो समुद्रों से ऊर्जा निकलती है वो देख ली, तीन तरह की ऊर्जा हमें पढ़नी थी वो हमने देख ली। अब देखो कि इससे हमें फ़ायदे क्या हैं, मतलब समुद्र से जो ऊर्जा निकलती है उससे हमें फ़ायदा क्या होता है, इन ऊर्जा के स्रोतों को इस्तेमाल करने में लाभ क्या है। तो सबसे पहला लाभ तो ये है, फिर से वही चीज़ जो सौर ऊर्जा में था, सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करने में जो फ़ायदे थे वही इसमें भी है। नॉन एग्जॉस्टेबल है और नॉन पोल्यूटिंग है। नॉन एग्जॉस्टेबल और नॉन पोल्यूटिंग से क्या मतलब है? नॉन एग्जॉस्टेबल से हमारा मतलब है कि वो कभी ख़त्म नहीं होगा। अब जैसे ओशियानिक थर्मल एनर्जी है तो ये कभी ख़त्म नहीं होगी, जब तक हमारे अर्थ पर समुद्र हैं, जब तक हमारी पृथ्वी पर महासागर हैं, तब तक महासागरीय तापीय ऊर्जा भी निकलती रहेगी। तो एक तो ये चीज़ है कि ये कभी ख़त्म नहीं होगी। दूसरी चीज़ है कि इससे प्रदूषण नहीं होता है, मतलब ये एक नॉन पोल्यूटिंग सोर्स है। अब सोचो कि समुद्र से कोई भी हम टेक्नोलॉजी लगा के, मान लो ओटीईसी लगाकर, समुद्र में एक ओटीईसी नाम की डिवाइस लगाकर अगर हम थर्मल एनर्जी निकाल पा रहे हैं तो उसमें प्रदूषण कहाँ हो रहा है? यहाँ तो कुछ कह ही नहीं रहे ना कि कुछ जलाएंगे उससे एनवायरनमेंट में कुछ नुकसान होगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। सिर्फ समुद्र से हम ओटीईसी लगाकर एनर्जी निकाल रहे हैं तो उसमें कोई भी पर्यावरण को दिक्कत नहीं होती है। यानी ये जो हमारे सोर्सेज हैं ये सारे ही नॉन एग्जॉस्टेबल और नॉन पोल्यूटिंग हैं। ठीक है। जितने सोर्सेज हैं हमारे सारे नॉन एग्जॉस्टेबल और नॉन पोल्यूटिंग हैं। अब इसके बाद समुद्रों से ऊर्जा में नुकसान क्या होता है? देखो, समुद्रों से ऊर्जा निकालने में नुकसान क्या होता है, यानी कि ये जो हमने पढ़ा था ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा और महासागरीय ऊर्जा, इनसे हमें दिक्कतें क्या हैं? तो दिक्कतें इन्हें हमसे क्या हैं, वो ये है कि सबसे पहली चीज़ तो जैसा इसमें लिखा है,
दक्षता पूर्वक व्यापारिक दोहन में कठिनाइयां हैं। मतलब क्या है, टेक्नोलॉजी नहीं है हार्नेस करने लायक, हमारे पास, हम उतना हाईटेक नहीं है अभी, हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि ये तीनों सोर्सेस को हम इस्तेमाल कर सकें। अब देखो जैसे जीवाश्मी ईंधन था, उसमें कुछ दिक्कत नहीं थी, कुछ दिमाग नहीं लगाना था, बस कोयला जो है अपने आप बन गया, फॉर्मेशन का प्रोसेस मैंने बताया था, अपने आप बन गया और उसके बाद हमने उसको जलाया, फ्यूल बन गया, काम हो गया। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर सोचो एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाने में कितना कुछ करना पड़ रहा है, इन सब में बहुत बड़े बड़े सेटअप लग रहे हैं ना। तो हमारे पास ये एनर्जीज यूज करने की प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है, पहली दिक्कत ये है, टेक्नोलॉजी नहीं है। दूसरी चीज ये है कि ये जो भी समुद्रों से ऊर्जा वाली जो चीज है वो सिर्फ तटीय क्षेत्र में हो सकती है ना, वो सिर्फ तटीय क्षेत्र में हो सकती है। तटीय क्षेत्र से क्या मतलब है कि वो सारे एरियाज जो समुद्र के किनारे पड़ते हैं। ये एनर्जीज हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, ये एनर्जीज को हम कहाँ हार्नेस कर पाएंगे? इन एनर्जीज को हम सिर्फ उसी जगह हार्नेस कर सकते हैं जहां पर समुद्र है, यानी समुद्रों के किनारे ही सिर्फ इन एनर्जीज का इस्तेमाल हो सकता है। तो दूसरा नुकसान तो ये है। और उसके बाद ये है कि अगर हम इतना ज़्यादा समुद्रों के साथ छेड़छाड़ करेंगे, अगर इतना ज़्यादा उससे एनर्जी निकालने की कोशिश की जाएगी, तो सी का जो फ्लोरा फौना है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। समुद्रों के अंदर भी तो फ्लोरा फौना होता है, समुद्र में बहुत सारे क्रीचर्स रहते हैं, बहुत सारी फिशेज हैं या और क्रीचर्स रहते हैं। समुद्रों में बहुत तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, पेड़ तो नहीं सिर्फ पौधे, समुद्रों में बहुत तरह की फ्लोरा होती है, बहुत तरह के फौना होते हैं। तो अगर इतना ज़्यादा हम उससे एनर्जी निकालने की कोशिश करेंगे तो समुद्रों का जो फ्लोरा फौना है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने ओशियनिक थर्मल एनर्जी पढ़ लिया। अब हमारा जो समुद्रों से ऊर्जा थी वो तीनों चीजें हमने पढ़ ली हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे भूतापीय ऊर्जा के बारे में।